Hello friends, welcome to Viranda IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग से जुड़ा हुआ। आप सबको पता है कि बैंकिंग में जिस तरह का डिजिटलाइजेशन आया है उससे कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी भारतीय इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद से तो चीजों में बहुत ज्यादा सुधार आ गया है। जहां एक समय इंडियन इकोनॉमी को कैश ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता था, वो इंडियन इकोनॉमी आज पूरी तरह से एक डिजिटल ड्रिवन इकोनॉमी हो गई। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टाइप ऑफ बैंक्स, बैंक्स का पूरा एक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर कमर्शियल बैंक्स के थोड़े फीचर्स के बारे में जानेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये क्या होता है इसको समझेंगे, और फिर थोड़ा सा लास्ट में डिजिटलाइजेशन जानेंगे बैंकिंग को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरुआत से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा नॉलेज गेन का। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक्स का क्लासिफिकेशन एक बार जानना जरूरी है कि बैंक्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ बैंक इन। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा शेड्यूल्ड बैंक और यहां हम लिखेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? व्हाट इज दिस शेड्यूल्ड बैंक? शेड्यूल्ड बैंक मतलब जो आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, उसके सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड होते हैं, वी कॉल देम शेड्यूल्ड बैंक। That means all those banks that are registered under the second schedule of RBI Act, it is called as scheduled bank. तो scheduled bank में सबसे पहले फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे scheduled commercial bank, scheduled commercial bank and then scheduled cooperative bank, scheduled cooperative bank, scheduled commercial bank and scheduled cooperative bank। कमर्शियल बैंक मतलब जो लैंडिंग बोरोइंग करते हैं, जो आपको चेक इशू करते हैं, जो डिपॉजिट आपके एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन्स देते हैं, ठीक है, जो आपको अलग गारंटी देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं, दीज ऑल आर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में भी वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक बैंक, वी हैव प्राइवेट बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को भी अगर हम क्लासिफाई करें, जस्ट अ सेकेंड, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें और फॉरेन बैंक की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब वेयर गवर्नमेंट होल्ड more than 51% share, when government hold more than 51% share। private bank where private company or individual, where private company hold more than 51% share। and foreign bank means where any kind of MNC or foreign company hold 51 more than 51% share, foreign company hold more than 51% share। तो दिस इज अबाउट द कमर्शियल बैंक। ये है कमर्शियल बैंक के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वी हैव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, देन वी हैव प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक के केस में देखें तो रूरल और अर्बन, अर्बन एंड रूरल। अब रूरल में फर्दर क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, district central cooperative bank, and we have PACS, primary agriculture credit society. So these are the further classification of banks. ये हमारे banks का further classification है, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। नाउ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में क्या डिफरेंस है? ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन द गवर्नमेंट होल्ड, राइट फ्रॉम द ओरिजिन गवर्नमेंट होल्ड more than 51% share, more than 51% share. Whereas what is nationalized bank, which is initially private, initially formed as private bank, but later government hold majority shares. That means more than 51% share. So again, what is the difference between public sector bank and nationalized bank? Public sector bank means those banks which is right from their origin, right from their incorporation, they are held by government and majority of the share, that is more than 51%, are held by the government only. Example, SBI Group. What is nationalized bank? That are established as a private bank and later converted into public, where government hold 51% share after the conversion from private bank to a public bank. So this is the difference between both of them. Now, let's discuss the different types of banks in the commercial bank itself. What are the different types of bank? So let's discuss first of all what is a regional rural bank. What is regional rural bank? They are set up on, they are set up under the recommendation of, they are set up under the recommendation of Narsimham Working Group. Narsimham Working Group, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ। फर्स्ट RRB, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया is on 2nd October 1975. That is Pratham Gramin Bank. Pratham Gramin Bank. Now the ownership of these RRBs, the ownership of these RRBs is like that 50% is held by central government, state government hold 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसने इस आरआरबी को फॉर्म करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, देयर इन्वेस्टमेंट इज 35%। यानी कि अगर कहीं पर भी रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश होगा तो 50% फंडिंग इज प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेस्ट 35 बाय द स्पॉन्सर्ड बैंक, जो भी बैंक अपने नाम से स्पॉन्सर्ड बैंक को स्टार्ट करना चाहता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ some of the features of regional rural bank, features of regional rural bank.
some of the features of regional rural bank. They provide loans for the rural development. They provide loans for the rural development, like creation of rural infrastructure, to fulfill the needs of small and marginal farmers, hence to bridge the divide between rural and urban areas. So the main focus of setting up of these RRB is to provide loans for the rural development, like creation of road infrastructure, creation of better health centers in rural areas, for providing loans to the small and marginal farmers. These are the major objective of setting up of RRB. Second, they need to maintain 9% of capital adequacy ratio. They need to maintain 9% of capital adequacy ratio. Because the chances of default in context of these banks are little bit high. So to save them, they need to maintain a capital adequacy ratio of 9%. That means they must have a kind of a capital that should cover maximum of risk. So they need to maintain a 9% of capital adequacy ratio. Third, NABARD provide them refinance to run their operations. So National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD provide, it's a ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नाबार्ड एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और नाबार्ड इनको फंड्स प्रोवाइड करता है रीफाइनेंसिंग की, जिससे कि ये रीजनल रूरल बैंक्स अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर पाए. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. ये सारे रीजनल रूरल बैंक्स के फीचर्स हैं. चलिए आगे बात करते हैं. रीजनल रूरल बैंक हमने देख लिया. पेमेंट बैंक क्या है? What are payment bank? The objective of setting up of payment bank is to provide facilities to small companies, street vendors, small and marginal farmers, This is the main purpose of setting up of these payment bank. First point. Second, maximum deposit a payment bank can receive is 2 crore rupee. Maximum deposit a payment bank can receive is 2 crore rupee. 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट पेमेंट बैंक रिसीव नहीं कर सकते. तो एक बार वापस बता देता हूं आपको. Why payment bank is being set up? Payment bank is set up to provide financial services to small and marginal farmers, street vendors, apart from that small MSMEs,
The maximum deposit that they can accept is 2 lakh rupees. Okay, maximum deposit that they can accept is 2 lakh rupees, not 2 crore. The maximum deposit they can receive is 2 lakh rupee per person. Per person, per account, it is 2 lakh rupee. Okay. Now, the third point is very important. They cannot issue credit card. That means cannot give loan. They cannot issue credit card. That means they cannot provide the loan services. Fourth, they can issue debit card and ATM cards. They can issue the debit and ATM cards. Okay. So these are the important points. Fifth one is they do not provide cross-border remittances services. They do not provide cross-border remittances services. The cross-border remittances services they cannot provide. Apart from that, NRIs cannot get deposit handling or transfer services. NRIs जो है यहाँ पे डिपॉजिट हैंडलिंग और ट्रांसफर सर्विसेज नहीं कर सकते. They also need to maintain cash reserve ratio. मतलब इनको कैश रिजर्व रेशियो नीड टू मेंटेन. Apart from that, they provide online services. For customers to pay utility bills. Online services they'll provide to pay the utility services. So these all are the features of payment bank. Now let's talk about small finance bank. A small finance bank are established to provide loans to the women entrepreneurs, to the MSMEs, to the farmers, to the street vendors. And the main objective of setting up a small finance bank is to provide more loans in the urban areas. Now, there is no capping regarding to the amount of deposit in small finance bank. You can deposit as much as amount. Small finance bank also provide the loan facility, credit facilities. Apart from that, if a small finance bank is fulfilling all the criteria mentioned by RBI, they can be converted into a full-fledged commercial bank. So, small finance bank are very important for the economic prospect of our nation. So, small finance bank to provide banking services, to unserved sections of society, enhance financial inclusion, by providing financial services to small businesses
to small business, marginal farmers, small businesses, marginal farmers, unorganized sector, unorganized sector, and low income groups, and low income groups. They need to maintain minimum paid up capital, of 200 crore. They need to maintain a minimum paid up capital of 200 crore. Third, they also need to maintain capital adequacy ratio of 15%. नाउ द चांसेस, यहां पर लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि जो बेसल नॉर्म्स थे उसमें तो 8% था, भारत ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए 9% कर रखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12% कर रखा है, और इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 15% कर रखा है, क्योंकि यहां पर चांस ऑफ रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोवाइड digital banking services, like mobile banking, internet banking, etc. internet banking, ठीक है, एटीएम भी देते हैं ये भी। फिफ्थ पॉइंट, 25% of their branches to be set up in 25% of their branches to be set up in those areas which are unbanked rural areas, They cater to small businesses and farmers. Seventh, promoters must maintain 40% stake and need to reduce with time. प्रमोटर्स को स्टार्टिंग में 40% स्टेक मेंटेन करना पड़ेगा, और विथ टाइम वो इस स्टेक को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और एट्थ मैं बता ही चुका हूं, खैर वैसे वापस बताने की जरूरत नहीं है। एट्थ पॉइंट, अगर ये सारी कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल करते हैं तो इनको कमर्शियल बैंक का लाइसेंस भी मिल सकता है। तो दीज ऑल आर अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कुछ डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो उसमें है जैसा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है? ये 24/7 काम करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें मान लो पैसा डिपॉजिट करवाना है। अब हम पैसा डिपॉजिट तो बैंकिंग आवर्स में करवा सकते हैं, लेकिन डीबीयू में आप पैसा कभी भी 24/7 डिपॉजिट कर सकते हो। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो अपने, इससे आप अपनी पासबुक अपडेट करवा सकते हो, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स प्रोवाइड बाय डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। मैं एक बार लिख देता हूं, बेनिफिट्स provided by digital banking units by DBUs,
DBUs, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, क्या क्या? रिमोट बैंकिंग सर्विसेज, भाई हर जगह पे बैंक अपना ऑफिस तो खोल नहीं सकता, तो उन्होंने ये कर दिया, रिमोट बैंकिंग सर्विसेज, रिमोट बैंकिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ। Apart from that, 24/7 फैसिलिटी, और उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रमोट कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल्सो दे प्रमोट। साथ साथ में सिंपल बैंकिंग प्रोसेस है, सिंपल बैंकिंग प्रोसेस इज अ सिंपल बैंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दीज ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय देम। साथ में अगर हमें थोड़ा सा ये भी जानना हो कि डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स हाल फिलहाल में क्या हुए हैं, व्हाट ऑल डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स हैपेंड रिसेंटली, तो इसको भी बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रीसेंट डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स, रीसेंट डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स, रीसेंट डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या हुए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क, डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क, एक तो डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ है, जैसे यूपीआई पेमेंट है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, जो आपको 24/7 फैसिलिटी दे रहे हैं, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। अडॉप्शन ऑफ डिजिटल केवाईसी, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल केवाईसी, डिजिटल केवाईसी भी आप कर सकते हो। थर्ड, जनधन योजना, जनधन योजना, इसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, रुपे डेबिट कार्ड है। उसके साथ साथ में एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी शामिल है, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज इज ऑल्सो बीइंग देयर। फोर्थ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सिक्योर एंड लो कॉस्ट पेमेंट सिस्टम, सिक्योर है, लो कॉस्ट पेमेंट सिस्टम है, सीबीडीसी बहुत पॉपुलर चल रहा है इस समय कंट्री पे। रिड्यूस कैश डिपेंडेंसी, रिड्यूस कैश डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, ऑल्सो प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। और उसके अलावा पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, जिसमें वी विल गेट 3 टाइप्स ऑफ लोन्स, शिशु किशोर तरुण, जिसमें 20 लाख, तरुण प्लस भी आ गया है, जिसमें 20 लाख तक के लोन्स मिल सकते हैं। So these are related to the recent digital reforms and these are related to the banking topics that is important for us. So friends, that's all from my side. Thank you so much. God bless you all. Do share, subscribe this channel, do comment also, and try to make synopsis from these points. That's all from my side. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.